यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम लखेंद्र बघेले है और जिस तरह से आप जान रहे हो कि 4 पार्ट हम लोगों ने किया है एसएससी सीजीएल 2019 बायोलॉजी के क्वेश्चंस का। तो अभी हम पार्ट नंबर 5 करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लैंक स्पेस आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब यहाँ पर कहा गया है कि सेल की पावर हाउस किसे कहा गया है। तो सिंपल सी बात है, आप सब लोग जानते हो कि इसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। लेकिन यार बच्चों, हमें ऐसे नहीं समझना है कि यार पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, लेकिन हर चीज़ के पीछे जो कारण है उस कारण को समझना जरूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ क्यों इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सुनिए ध्यान से। C6H12 और O6 क्या होता है? ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तब ग्लूकोज जो होता है किसके साथ में मिलता है? ऑक्सीजन के साथ मिलता है। तब किसका निर्माण करता है? आपके ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको बोल देता हूँ कि जब ग्लूकोज C6H12O6 जब किससे मिलता है? ऑक्सीजन से मिलता है, तब H2O कार्बन डाइऑक्साइड और ATP मतलब एनर्जी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन सेल में जो होंगे कहाँ पर मिलते हैं? वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं। तो अब आप यहाँ पर कह सकते हो कि ग्लूकोज प्लस H2O से क्या, ग्लूकोज प्लस O2 से क्या बनेगा? CO2 बनेगा, H2O बनेगा और ATP बनेगा। तो आपको याद रखना है ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपको याद रखना है। अब सवाल ये उठता है कि जो यहां पर क्या होगा, अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करेगा? रेस्पिरेशन का काम करेगा। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि जहां जहां पर एनर्जी जनरेट होगी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलेगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन ऑफ सेल। सेल के रेस्पिरेशन के लिए क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल है। ओके अब देखते हैं आर्टरीज क्या होती है। तो आप सब जानते हैं कि जो प्योर ब्लड जो होता है, जो मतलब शुद्ध रक्त जो होता है, वो कौन लेकर जाती है? आर्टरीज लेकर जाती है। कौन लेकर जाती है? आर्टरीज लेकर। तो आपको याद हो जाएगा कि आर्टरीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द प्योर ब्लड। उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड की जब मैं बात करता हूं तो आप सबको मैंने बताया भी है, पढ़ाया भी है। इट इज प्रेजेंट इन द कहां पर होगा जी? ये प्रेजेंट होगा ब्रेन में। इट इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होगी? सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होगी। और इसी पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। जब मैं बात करता हूं लंग्स की, ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास में है। तो लंग्स क्या होता है? आपका क्या करता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड करता है। ब्लड से CO2 निकालता है और ऑक्सीजन उसके अंदर डालता है, मिला देता है। और इस लंग्स की जो वर्किंग यूनिट जो होती है वो क्या होती है? एल्वोलाई होती है। क्या होती है? एल्वोलाई होती है। तो मेरे हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया का काम आपको समझ में आ गया। क्या काम है? ये रेस्पिरेशन का काम करता है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है तब पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है, जिसको हम एनर्जी कहते हैं। आर्टरीज प्योर ब्लड को लेकर जाने का काम करती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ब्रेन में प्रेजेंट होती है, इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। लंग्स का काम क्या होता है जी? लंग्स का काम होता है द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ब्लड को प्यूरिफाई करता है। और इस प्यूरिफाई करने का काम कौन करती है? जो लंग्स में एल्वोली प्रेजेंट होती है वो उसका काम करेगी। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि द वर्किंग यूनिट ऑफ लंग्स इज द एल्वोली। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ओके अब मैं आगे इसको डिटेल में बता देता हूं। तो हमने क्या देखा? पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। वो किस फॉर्म में एनर्जी जनरेट करेगा? ATP के फॉर्म में एनर्जी जनरेट करेगा। ATP जो होती है एनर्जी की करेंसी होती है। क्या होगी? ATP इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये आपको ये वाला पॉइंट इस तरह से याद रखना पड़ेगा। इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जब मैं बात करूंगा माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA और खुद का RNA होता है। इस बार जो है आपके CDS के पेपर में आया था कि DNA कहां पर प्रेजेंट होता है। तो हम सब लोगों ने पढ़ा है कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, केंद्रक में प्रेजेंट होता है। लेकिन इसके अलावा आपके कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA प्रेजेंट होता
करना है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। ओके, अब जब मैं बात करता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये आपके बैक्टीरियास में प्रेजेंट नहीं होता, रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। देखो, जहां भी डीएनए होगा, सुनो, जहां भी डीएनए होगा वहां सेल का मल्टीप्लिकेशन होगा, सेल ब्रेकडाउन होगी। जब सेल ब्रेकडाउन होगी तब क्या होगा कि वहां पर बहुत सारी दूसरी सेलों का निर्माण किया जा सकता है। इसीलिए बैक्टीरियाज में क्या है, यहां पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर सेल डिवीजन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब देखते हैं कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है किसने डिस्कवर किया, तो यहां पर अल्टमेन, और नाम किसने दिया, बेंडा। तो आपको हमेशा याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया जो है डिस्कवर्ड बाय अल्टमेन, और नाम किसने दिया, बेंडा ने दिया। अब ये जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल क्या होगा, तो आपका आंसर बड़ी प्यार के साथ होगा, न्यूक्लियस होता है। ओके, अब डबल मेंब्रेन स्ट्रक्चर होगा। कितनी मेंब्रेन होगी, डबल। अब क्या होगा कि जो इसकी आउटर लेयर को हम क्रिस्टी बोलते हैं और इसके इनर लेयर को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। अब यहां पर आपको याद है रखना पड़ेगा कि जो मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और उसमें एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहेगी। एनर्जी किसके फॉर्म में स्टोर रहती है, एटीपी के फॉर्म में। कहां पर, मैट्रिक्स वाले पार्ट में। तो हमने देख लिया कि द इनर पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स, जिसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा और उसमें एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। ओके, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पांसिबल फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑफ द सेल। मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन प्रोसेस किसको कहते हैं, जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं, जब क्रिया होती है तब आपका पानी बनता है, CO2 बनता है और क्या बनता है, एटीपी का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को हम कौन सी प्रोसेस कहते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, आप सारे सवाल कर लेंगे। इतनी डिटेल मेरे हिसाब से काफी एसेंशियल लेवल पर, जब पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग करेंगे आने वाले दिनों में तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द येलो डस्ट प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ फ्लावर कॉल्ड। मैंने आपको बताया था एक फ्लावर जो होगा उसमें एक मेल फ्लावर होता है, दूसरा फीमेल फ्लावर होता है। तो जब मैं आपके मेल फ्लावर की बात करता हूं तो उसमें क्या होगा, एंड्रोसियम आपका हार्मोन पाया जाता है और फीमेल जो फ्लावर होता है उसमें गाइनोसियम हार्मोन्स प्रेजेंट होता है। तो जो ये हार्मोन जो होगा, एक मतलब आपने देखा होगा इस तरह से कुछ बना हुआ होता है। तो ये वाला जो पार्ट जो होता है इसे हम एंथर कहते हैं। इसके अंदर जो होता है वो पॉलन ग्रेन होगा जो पीले कलर का होगा, और ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई कि ये आपका जो मेल फ्लावर जो होगा ये एंथर, पॉलन ग्रेन और फिलामेंट में क्या होता है जी, ये आपका डिवाइडेड होता है। और ये एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन जो होता है इसका कलर क्या होगा, येलो कलर का होगा। तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 पॉलन ग्रेन। अब मैंने आपको यह बता दिया, इसके साथ साथ मैं आपको फीमेल फ्लावर की बात भी बता देता हूं। तो फीमेल फ्लावर भी क्या होगा, आपका इस तरह से कुछ दिखाई देता है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है, इस तरह से। तो ये होगा आपका स्टिग्मा वाला पार्ट और ये आपका होगा स्टाइले वाला पार्ट और ये आपका जो होता है ओवरी वाला पार्ट होगा। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि फीमेल फ्लावर में जो फीमेल फ्लावर का जो मेन हार्मोन जो होता है, सेक्स हार्मोन जो होता है उसे हम गाइनोसियम कहते हैं। ये स्टिग्मा, स्टाइले और ओवरी में डिवाइडेड होता है। इतनी बात आपको यहां पर समझनी होगी। तो आपको इतनी बातें क्लियर हो गई, स्टिग्मा, स्टाइले, ओवरी, और इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल अंडाणु होते हैं। क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। ओके, गुड। ओके, अब बात करते हैं इसके सारे के सारे ऑप्शंस को भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाए। ओके, अब आप मुझे बताएंगे जाइगोट होता क्या है। तो जब आपका अंडाणु और शुक्राणु, जब ओवम और स्पर्म जो होते हैं मिलते हैं तब एक जाइगोट का निर्माण होता है और वो जाइगोट मल्टीपल सेल में डिवाइड होता है और उसी मल्टीपल सेल से आपका एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होता है। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि ह्यूमन बीइंग जब बनता है
तब सबसे पहले एक सेल होती है और उस पहली सेल का नाम क्या होता है, जाइगोट होता है। और उसके मल्टीपल सेल डिवीजन के बाद में क्या हो जाता है कि वो आपका एक मतलब जो बच्चे का निर्माण होता है। ओके गुड। अब देखो ये क्या है, स्पर्म। ये किससे निकलता है, ये टेस्टिस से निकलता है। ओके, अब मुझे बताएंगे टेस्टिस जो होते हैं एक मेल सेक्स हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, उसका नाम टेस्टोस्टेरोन होता है। कौन सा क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन। तो आपके टेस्टिस स्पर्म प्लस आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। अब पॉलन ग्रेन आपको पता चल ही गया। ओके, अब इसकी और भी कुछ डिटेल्स हम देख लेते हैं। ओके गुड। तो एंथर फिलामेंट पॉलन ग्रेन मैंने आपको ये वाली चीज बता दी है, मैंने आपको ये वाली क्लियर करवा दी है। आपका मेल सेक्स एंड्रोसियम, फीमेल गाइनोसियम, स्टिग्मा, ओवरी, ये भी आपको क्लियर हो गया, जाइगोट भी आपको क्लियर हो गया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर स्विच करते हैं। मैं आप समझ रहा हूं कि आपको सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आ रही है, आप इसका नोट्स भी बनाइए। मैं समझता हूं कि यदि किसी ने बायोलॉजी नहीं पढ़ा होगा तो उसको समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, लेकिन जिन्होंने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ रखा है तो लोग आसानी से समझ रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, आपको ऑप्शंस भी क्लियर करवा रहा हूं और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ताकि मैं समझता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कम समय में दी जा सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब अंधेरे मतलब नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है। तो मैं समझता हूं कि सारे के सारे बच्चे इसका आंसर कर देंगे। तो इसका आंसर क्या होता है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ओके, अब ये नाइट ब्लाइंडनेस होता क्यों है, जरा इसके ऊपर जरा गौर फरमाइएगा। ओके, आप सब जानते हैं लीवर, जिसको हम क्या बोलते हैं, यकृत। क्या होगा कि मान के चलो आपने क्या खाया, गाजर, गाजर मतलब कैरेट। तो कैरेट खाया, अब कैरेट कहां पर गया, आपका लीवर के पास गया। कहां पर गया, लीवर के पास। लीवर के पास कैरेट गया, उसमें विटामिन ए होता है। गाजर गया, उसमें विटामिन ए होता है। तो इस विटामिन ए को प्रोसेस करके लीवर ने क्या बनाया, रॉडस्पिन नाम का पिगमेंट बनाया। क्या बनाया, रॉडस्पिन नाम का पिगमेंट बनाया। यहां पर मैं इसे इरेज कर देता हूं, रॉडस्पिन नाम का पिगमेंट बनाया। अब ये रॉडस्पिन नाम के पिगमेंट को लीवर कहां भेजेगा, ये आपके आंखों में भेजेगा। कहां भेजेगा, आंखों में भेजेगा। और इस आंखों में जो रॉड सेल होती है, कौन सी सेल होती है बच्चों, रॉड सेल होती है, जो ब्लैक एंड व्हाइट देखने के लिए क्या करती है, मतलब रिस्पॉन्सिबल होती है। सिंपल सी बात सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, रॉडस्पिन पिगमेंट कहां से जाएगा, लीवर से कहां जाएगा, आंखों के पास जाएगा, रॉड सेल को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा। यदि आपके अंदर विटामिन ए की कमी हो गई तो इसका मतलब यह हुआ कि रॉड सेल खत्म हो जाएगी, और रॉड सेल खत्म हो जाएगी तो ब्लैक एंड व्हाइट आप देख नहीं पाओगे, और उस रोग को हम क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी का रोग कहते हैं। ओके गुड, यहां तक आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको सारी की सारी चीजें और डिटेल में बता देता हूं। ओके, अब ये जितने विटामिन है, कौन से विटामिन, ए बी सी डी, चलो तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक आप सब लोग जानते होंगे, रथ एक टॉफी मैंने बनाई है। तो र से क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। किसको कहते हैं जी, ये आपका विटामिन ए को क्या बोलेंगे, रेटिनॉल। तो सिंपल सी बात होगी, विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। अब देखो विटामिन ए से तो एक नाइट ब्लाइंडनेस रोग होता है, लेकिन जीरोफ्थेल्मिया, कौन सा, जीरोफ्थेल्मिया नाम का भी रोग होता है, जिसका मतलब ये होता है सूखी आंखें, आंखों में आंसू नहीं आना। फिर रक्त में टीएच में हमने थायमीन, तो विटामिन बी जो होता है उसका केमिकल नेम थायमीन होता है, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड एक है ना, यहां पे देख लीजिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। और उसके बाद में कैल्सीफेरॉल, जो होता है केमिकल नेम किसका होगा, विटामिन डी का, जिसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। टोकोफेरॉल जो होता है विटामिन ई का केमिकल नेम होता है, इससे क्या होता है, बांझपन या स्टेराइल हो जाता है। और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, ब्लड क्लॉट या ब्लड का थक्का नहीं जमता, और इसका केमिकल नेम क्या है, फाइलो
क्यूनॉन है। तो मेरे हिसाब से आपको यहां पर समझ में आ गया। मैं फिर से एक बार केमिकल नेम सबके बोल रहा हूं, आप सुनिएगा, आप आंख बंद करके सुनिए, आपको याद करना है। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी जो होगा थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फाइलोक्विनोन। अब इनकी कमी से होने वाले रोग फिर से बोल रहा हूं, विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से स्टेराइल और विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। ये आपको याद रखना है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। गुड, ओके। नाउ अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पढ़िएगा। पेडोलॉजी इज द साइंस ऑफ सॉइल, मतलब किसका है जी, किसका विज्ञान है, मिट्टी का विज्ञान है। सिंपल सी बात, इतनी बात आपको याद रखनी और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करता हूं। हीमोफोबिया इज द फियर ऑफ, मतलब हीमोफोबिया किसका डर है। तो फोबिया मतलब डर, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ब्लड। हीमोफोबिया इज द फियर ऑफ ब्लड। ओके, अब देखो क्या होगा। एक्रोफोबिया जो होगा, हाइट से डर लगता है, मतलब यदि किसी को ऊंचाई से डर तो क्या होता है, एक्रोफोबिया। किसी को पानी से तो क्या होगा, एक्वाफोबिया। और एक्ोफोबिया जो होगा डार्कनेस, है ना, एक्लोफोबिया, है ना, एक्लोफोबिया डार्कनेस, और ओफिडियोफोबिया, और ये क्या होगा, किससे, सर्प से डर लगता है। तो ये सारी चीजें एक बार फिर से हम देख लेते हैं। हीमोफोबिया ब्लड से डर लगता है, एक्रोफोबिया हाइट, कई बार एग्जाम में पूछा है, अच्छी तरह से याद कर लो, भूलना ही नहीं है आपको ये। एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर, एक्वाफोबिया पानी से डर, एक्लूफोबिया आपका अंधेरे से डर, और आपका ओफिडियोफोबिया आपके सांप से डर लगना कहलाता है। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और यहां पर आज हमें पार्ट नंबर 5 कंप्लीट करते हैं, और मैं समझता हूं कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।